जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी ई ज्ञान में। अपने इस चैनल के माध्यम से हम GIC प्रवक्ता की परीक्षा जो 19 सितंबर को प्रस्तावित है तथा UGC नेट जो अक्टूबर के महीने में होना है, उसमें हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए छोटे छोटे टॉपिकों को, जो छोटे छोटे टॉपिक हम बनाएंगे, उन छोटे छोटे टॉपिकों को कम समय में बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से आगामी इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के मैक्सिमम पाठ्यक्रम को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए बहुत ही आसान भाषा में, जिससे कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप सही तरीके से हल कर पाएँ। तो आज ये छोटा सा टॉपिक है, रक्षाबंधन भी है, आपको रक्षाबंधन की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ये छोटा सा टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो आप जानते हो किसी भाषा की उत्पत्ति जो होती है वो एक भाषा परिवार से होती है। सभी भाषाएं किसी न किसी परिवार की सदस्य हैं। तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य है और हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। तो संस्कृत सबसे पहले भारोपीय भाषा परिवार से आई। अपनी इस भूमंडल पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा 13 भाषा भाषी परिवार माने गए हैं, तो जिसमें से भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है संस्कृत। और संस्कृत का हमें सबसे पहले प्राचीन रूप देखने को मिलता है वैदिक काल में, जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लगभग 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के आसपास वेदों की रचना हुई, तो उस समय हमें वैदिक संस्कृत देखने को मिलती है। संस्कृत के भी दो भाग, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो हमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक वैदिक संस्कृत देखने को मिलती है अपने भारत में। फिर उसके बाद जब वैदिक संस्कृत को बहुत ज़्यादा व्याकरण के नियमों में बांध लिया गया और वैदिक संस्कृत लोगों की समझ से परे होने लगी, धीरे धीरे उसमें दुरूहता आने लगी, सामान्य जन उसको नहीं बोल पाता था, तो फिर विकास हुआ लौकिक संस्कृत का। ये वैदिक संस्कृत से थोड़ी आसान थी। तो लौकिक संस्कृत आपकी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब यहाँ पे हम ईसा पूर्व पढ़ रहे हैं, तो इस ईसा पूर्व में आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा उल्टा लग रहा है। जैसे हम 1500 ईसा पूर्व से चले और 1000 ईसा पूर्व पे आ गए, तो ऐसा इसलिए होता है जब हम शून्य से नीचे चलते हैं, तब कोई व्यक्ति मान लीजिए 1500 ईसा पूर्व में पैदा हुआ और 100 साल जिया, तो वो 1400 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो शून्य से पीछे हम जितने भी चलते हैं, वहाँ पे हमको शून्य से पीछे जाने पर ऐसे ही चलना पड़ता है कि हम अपनी तरफ को चलेंगे, यानी कि 2021 की तरफ को। शून्य से आगे चलेंगे, कोई व्यक्ति 1 ईस्वी में पैदा हुआ और 100 साल जिया, तो 2 ईस्वी में 100 ईस्वी में पैदा होकर 100 साल जिया, तो 200 ईस्वी में मरेगा, डेथ हो जाएगी उसकी। तो ऐसे करके हम चलेंगे आगे को। तो संस्कृत सबसे पहले संस्कृत, तो संस्कृत से ही सने सने संस्कृत भाषा दूसरी भाषाओं में चेंज होती होती आज हमें हिंदी के रूप में देखने को मिलती है। जितने भी बाहरी लोग आए, उनकी बाहरी भाषाओं के जो दूसरे शब्द आए वो भी हमारी हिंदी में मिल गए। तो सबसे पहले संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ये है आप लोगों को क्लियर हो गया। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आप लोगों की क्लियर है ये। फिर उसके बाद आई पाली। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के सारे उपदेश पाली भाषा में लिखे हुए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे, महात्मा बुद्ध का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, बुद्ध का समय तो 500 ईसा पूर्व के आसपास था, लेकिन जो पाली का प्रभाव रहा हमारे भारत में वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक रहा। तो यह आपका सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी बन जाता है कि पाली में किस धर्म के ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली में लिखे हुए हैं। और महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली। फिर पाली के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ, तो महावीर स्वामी जी ने, हालांकि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध लगभग समकालीन ही थे, कोई ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं था 2300 सालों का, इतना आप जानते हैं। तो ये पाली के बाद फिर प्राकृत भाषा का विकास हुआ और महावीर स्वामी ने अपने जितने भी उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैन धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब प्राकृत भाषा में है। तो प्राकृत भाषा का समय माना गया भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। आप समझ सकते हैं कि भारतीय साहित्य में जो भाषा का क्रम है, तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसमें प्राकृत भाषा का वर्चस्व रहा। उसके बाद जब प्राकृत भाषा भी कहानी वही बनी शुरू से, जब वैदिक संस्कृत व्याकरण के नियमों में बंध गई,
तो जन सामान्य की समझ से दूर हो गई। ऐसे ही फिर जब लौकिक संस्कृत आई, वो थोड़ी वैदिक से आसान थी, वह भी व्याकरण के नियमों में बन गई, तो वह भी जो है जन सामान्य से दूर हो गई। फिर उसके बाद पाली बनी, पाली को भी जब व्याकरण के नियमों में ज़्यादा बांध दिया गया तो प्राकृत आई, और प्राकृत को भी जब ज़्यादा व्याकरण के नियमों में बांध दिया गया तो अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश का समय माना गया 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय माना जाता है। अब जब अपभ्रंश भी व्याकरण के नियमों में बन गई, तब बनी अवहट्ट भाषा। ये 1000 ईस्वी के आसपास की अवहट्ट भाषा। अब प्रश्न यहाँ से ही बन जाता है, अवहट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अवहट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अवहट्ट को ही पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा है। कई बार प्रश्न यह है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अवहट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा है। फिर उसके बाद यह आपका हिंदी की विकास यात्रा पूरी होगी। 1000 ईस्वी से बाद हिंदी आ जाती है। अब इसमें कुछ सामान्य से क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके नेट वगैरह में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्यतः पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हुआ ऐसा था कि जब 1000 ईस्वी के आसपास भारत से लोग भारत पर आक्रमण करने लगे थे, तब उन्होंने रास्ते में पड़ने वाली जो सिंधु नदी है, जो उस समय भारतवर्ष में ही हुआ करती थी, अब पाकिस्तान में है, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चली गई, तो उस सिंधु नदी को उन्होंने फारसी में साको हा बोला, तो उसको हिंदू नदी कहा, और इधर रहने वाले लोग को हिंदी कहा। कालांतर में सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो हिंदू, यदि प्रश्न ऐसे बनता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु भाषा से। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि पृथ्वी पर कुल 13 भाषा भाषी परिवार पाए जाते हैं। अब ये छोटा सा टॉपिक आपका यहाँ पे पूरा हो गया। अब इसमें बनता ये है कि आप जो है इसमें जो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो प्रश्न इसमें ऐसे पूछा जाएगा, कभी तो एक क्रम आ जाता है लगाने को कि हिंदी की विकास यात्रा में बताइए हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ, पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और अब आकर के हिंदी। एक तो एक क्रम बन जाता। फिर दूसरा, कभी कभी समय पूछ लेता है, तो समय आपको मैंने सब इसमें बता दिया। कभी कभी ये पूछ लेता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये भी है। तो कुल मिलाकर के इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे, इस छोटे से टॉपिक से 4-5 प्रश्न बनते हैं, वो आपके इसी से पूरे हो जाएंगे बिल्कुल। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अब आज ही हम इसका एक छोटा टॉपिक और बना करके यूजीसी नेट, जेआरएफ और जीआईसी का एक छोटा टॉपिक कम समय का, जिसमें अधिक से अधिक आपको प्रश्न कवर हो पाए, अधिक से अधिक सिलेबस कवर हो पाए, उसकी भी वीडियो ग्रुप पर इस पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।